Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक फैमिली के अंदर. नेक्स्ट एलिमेंट इज द जिंक. ओके, तो आज हम जिंक फैमिली के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बच्चों आज हम क्लियर करते हैं. तो पहले तो आपको मैं यहाँ पे जिंक फैमिली के रिस्पेक्ट में जो अदर ग्रुप्स हैं वो कैसी पोजीशंस होती है उस पर बात करेंगे. तो एक से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पीरियड. ठीक है, पीरियड बेटा आपका 4th पीरियड आएगा, नेक्स्ट 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड आपका 7th पीरियड. और इधर हम लोग लिख लेते हैं बच्चों ग्रुप. ठीक है, इधर पीरियड, यहाँ पे ग्रुप. 4th पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ग्रुप को ले लेते हैं. तो फर्स्ट बी ग्रुप जो आपके 11th ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलेगा सेकेंड बी ग्रुप जो 12th ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट बात करेंगे तो इसके बाद आपकी आती है पी ब्लॉक. तो पी ब्लॉक में लेते हैं आपका ये थर्ड ए का मतलब आपका ये 13 ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे आपका ये पी ब्लॉक. ठीक है, पी ब्लॉक आपको पता है DNF ब्लॉक के बाद आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे हम 4th पीरियड को लेके बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट बी जिसको हम 11th ग्रुप बोल रहे हैं इसमें आपको मिलता है कॉपर. ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से सिल्वर, नेक्स्ट इज गोल्ड. जो 7th पीरियड है वहाँ पे आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिलेगा. ठीक है, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है. जो इम्पोर्टेंट है वो कॉपर है, सिल्वर है और आपका गोल्ड है. ठीक है, फ्रॉम दी फर्स्ट बी ग्रुप जहाँ पे हम 11th ग्रुप के नाम से इसे हम कॉल करते हैं. एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं तो कॉपर का आपका कितना होता है 29 एटॉमिक नंबर होता है. सिल्वर की बात करेंगे तो आपका ये इसका 47 होता है. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो. इसे गोल्ड की बात करते हैं तो 79. इसी तरीके से हम चलते हैं सेकेंड बी जो आपका 12th ग्रुप है. तो यहाँ पे आपको मिलता है जिंक फैमिली. ये आपका लास्ट ग्रुप है आपके डी ब्लॉक की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे. तो जिंक हो गया. नेक्स्ट आपका कैडमियम देखने को मिलता है, 5th पीरियड का एलिमेंट है. 6 में आपको मरकरी मिलता है. लास्ट में रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिलता है. तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. हालांकि इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 111. और यहाँ पे जिंक की तरफ बात करें तो ये आपका 29, तो इसका आपका ये 30 हो जाएगा कॉपर के बाद. और इसका आपका सिल्वर का 47 है तो कैडमियम का 48 हो जाएगा. नेक्स्ट इसका गोल्ड का आपका 79 है तो मरकरी का आपका 80 होता है. ध्यान रखना, बहुत बार मरकरी यूज किया जाता है. मतलब आपको मैं बता दूं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ऐसे एलिमेंट हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अगर अगर वो आपका DNF ब्लॉक से आएगा, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको ध्यान रखने के लिए. इसका पता है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट मिलने वाला है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको इसके बाद कौन सा एलिमेंट मिलेगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा आपको गैलियम. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 31. नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके बाद बच्चों कौन सा आएगा आपको पता है इंडियम. याद है आपको बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. तो आपका इंडियम, इसका बेटा कितना होता है एटॉमिक नंबर आपका 49 है ना. ये 48 कैडमियम का, इसका आपका 49. नेक्स्ट के बाद बच्चों यहाँ मिलता है आपको थैलियम. थैलियम का आपका ये यहाँ पे आपका मरकरी का 80 है तो इसका आपका 81 होगा. और 7th पीरियड की बात करते हैं तो 7th पीरियड बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारा चाहे JEE एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, ठीक है, ये बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब आप ऐसे देख लो मोर देन 100 अगर एटॉमिक नंबर है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इतना खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, कैसा भी आपका नेचर हो. बिकॉज वो सब रेडियो एक्टिविटी की बात करी जाती है. तो उसके लिए हम लोग फिजिक्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी को. तो वहाँ पे आपका बेसिकली यूरेनियम वगैरह है, थोरियम है, उसका हम यूज कर लेते हैं. बाकी इन रेडियो एक्टिव मैनमेड एलिमेंट का हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ से आपको मिलेगा UUT. ठीक है, इसका इजी जो ट्रिक है वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले से ही. एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं तो इसका आपका 112 हो जाएगा, इसका आपका 113 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जिंक हो गया, कैडमियम, यहाँ पे मरकरी, इधर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पे आपका गैलियम, इंडियम, थैलियम. अभी ऐसा मैंने क्यों यहाँ पे डिजाइन किया, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझाना है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे जो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जिसको थर्ड हम लोग बोल रहे हैं, ये बेटा हमारे होते हैं नॉर्मल एलिमेंट. ध्यान दो. ठीक है, ये सब नॉर्मल एलिमेंट, S और P ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है,
इसके पहले के एलिमेंट देखो, आपको यहाँ पे आपको सेकंड बी के पहले देखो फर्स्ट बी आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट बी वाला जो ग्रुप है वो बेटा कहीं ना कहीं आपके रेडियो एक्टिव तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स बोल सकते हैं, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनकी जो पोजीशंस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी बेटा आपके कौन से, जहाँ पे आपके कॉपर आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, गोल्ड आ रहा है ना, तो इनको हम डालते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है। डीज आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान देना। अब इन दोनों के बीच में, मतलब थर्ड ए और फर्स्ट बी के बीच में, मतलब नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट की जो बीच के एलिमेंट है, जो ग्रुप आ रहा है वो आपका सेकेंड बी है, ठीक है। ये आपका सेकेंड बी है जिसको हम ट्वेल्थ ग्रुप बोल रहे हैं। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जब हम जेबीएम सीक्वेंस की बात करते हैं तो दो ग्रुप के बीच में एक ग्रुप जो भी आ रहा है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो सेकेंड बी होगा ये आपके दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, मतलब फर्स्ट बी की प्रॉपर्टी एज वेल एज थर्ड ए की प्रॉपर्टीज, दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा आपका सेकेंड बी ग्रुप। समझ में आ रहा है आपको? तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं बेटा ट्वेल्थ ग्रुप से, जो हम जिंक फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात बाद में करेंगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये आपके बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपके कॉपर फैमिली के एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी को ये ईजिली होल्ड करता है। ये आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। क्लियर हो गया? इम्पोर्टेंट है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो ग्रुप ट्वेल्थ है, ठीक है, ये पीरियोड टेबल के अंदर 4 एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एक जिंक, कैडमियम, मरकरी, लास्ट है यू बी बी, इसका बेटा अनबीएम बोलते हैं, इसको अनबीएम करके बोलते हैं, ठीक है। तो सबको अगर मैं ऐड करूँ चारों एलिमेंट को, तो हम लोग बोलते हैं जिंक फैमिली से ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे आपका जो प्री डोमिनेंट एलिमेंट मेंबर है इस फैमिली का, वो जिंक रहता है। कौन सा रहता है? जिंक, ठीक है, प्री डोमिनेंट एलिमेंट, इसलिए इसको हम जिंक फैमिली के नाम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपको डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसकी लास्ट एंड मेंबर्स हैं ये, ठीक है। जहाँ पे हम सीरीज़ के बारे में जो बात करते हैं उसमें आपका ये जो ग्रुप है, जो ये आपका लास्ट ग्रुप है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जो लास्ट जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बच्चों N-D एनर्जी सेल से आपका रिलेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी पता है। और जिंक की बात करते हैं तो लास्ट मेंबर आपका 3D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट आपका जिंक हो जाएगा। 4D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? कैडमियम हो जाएगा। और मरकरी आपका 5D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। और 6D सीरीज़ का आपका हो जाएगा अनबीएम, जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर आपकी सीरीज़ है उसके बेस पे कौन सा आपका लास्ट एलिमेंट मेंबर होगा, ठीक है। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल 3D सीरीज़ को लेकर। तो ध्यान देना, 3D सीरीज़ के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, रिवाइज कर लेते हैं। स्कैंडियम होगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेंबर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये होगा आपका 3D1, ठीक है। और 3D सीरीज़ का जो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा वो आपको पता है, जिंक, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। ये आपका लास्ट मेंबर है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ 3D10। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं 4D सीरीज़ को लेके। तो 4D सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा दैट इज़ दी एट्रियम, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4D1। और लास्ट एलिमेंट आपको पता है जिंक के बाद कैडमियम आएगा, यस यहाँ पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 4D10। इसी तरीके से हम बात करेंगे 5D सीरीज़ को लेके। तो 5D सीरीज़ के अंदर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज़ दी लेंथराइड, लेंथनम, लेंथनोइड, आप यहाँ पे फैमिली पूरी फॉर्म होते हैं इस एलिमेंट के थ्रू। और इसमें आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो आपके 5D का मतलब भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, तो 5D1। और लास्ट एलिमेंट आपको मिलेगा इट इज़ अ मरकरी, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा बच्चों 5D10, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे एक फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए,
जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, कौन कौन सी सीरीज़ में कौन सा फर्स्ट लास्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमारे सेकंड भी, फर्स्ट भी और थर्ड ए जो आ रहा था उसके बीच में आपका जिंक फैमिली आ रही थी, वो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये पॉइंट, तो मैं आपको वहाँ पे क्लेरिफाई करूँगा कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ आपके मैच कर रही हैं बोरॉन फैमिली के साथ भी। ठीक है, जिंक फैमिली की। नेक्स्ट बात करते हैं 6D सीरीज़ की। तो 6D सीरीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे एक्टोनेट, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको, और इसका कन्फ्यूजन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6D1 और लास्ट एलिमेंट आपको मैंने बताया था अनबीएम करके। ठीक है, यू ये कैपिटल में रहेगा, देन स्मॉल में, देन आप स्मॉल में बी, तो इसका कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा 6D10। तो टोटल मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट लिखे हैं, जहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लास्ट आपका जो फैमिली है वो प्रॉपर आपको दिख रहा है बेटा, ये देखो, जिंक, कैडमियम, मर्करी और अनबीएम। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक फैमिली की बात कर रहे हैं, तो जिंक फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो डिफरेंट एनर्जी सेल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे, तो सबसे पहले एलिमेंट हम जिंक ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका कैडमियम हो गया, नेक्स्ट इज मर्करी, लास्ट एलिमेंट इज यू बी। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट एलिमेंट। जिंक के कन्फ्यूजन की बात करें, एटॉमिक नंबर पहले आप बताओ मुझे। 30 अभी डिस्कस हम लोगों ने किया था, इसका बच्चों कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो इसका 80 हो जाएगा, और लास्ट का पे कितना होगा, 112 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो यहाँ पे के एलिमेंट की अकॉर्डिंग कर लेते हैं पहले 2,8,18,2। ठीक है, कैडमियम की बात करते हैं के एलिमेंट में, तो 2,8,18,2। नेक्स्ट मरकरी की बात करते हैं, यहाँ पे 80 मिलता है, तो मतलब आपका ये 2,8, नेक्स्ट आपका 18, 32 एंड 18 एंड आपका 2। ठीक है, और लास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इसका क्या होगा, 2,8, 18, 32, नेक्स्ट 18, लास्ट इज 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेनल्टीमेट सेल के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है, उस पर तो हम बात कर लेंगे, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल्स के साथ कन्फ्यूजन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो बेटा ये यहाँ पे 3D मिल जाएगा, ये देखो आपको 3D10 में रिप्रेजेंट किया है जिंक के साथ, तो जिंक में आपको 3D10 मिलेगा। बाकी बेटा 3D के बाद बेटा क्या है, आपको 4s रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3D10 आपका 4s2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे कैडमियम को लेके, तो आपका ये हो जाएगा 4D10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 5s2। ठीक है, इसी तरीके से मरकरी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5D10 और 6s2। और इसकी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6D10 और 7s2। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही इजी है, इजी तरीके से लिखे हैं मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पहले के कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, उसमें आपको इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो लास्ट एलिमेंट है अननबीएम है ना, वो आपका एक्चुअली में अभी कुछ टाइम पहले ही वो रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, वो सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में आपको डिफाइन करता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अभी तक पता नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये लास्ट एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो ऊपर के एलिमेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक इसकी प्रॉपर्टीज़ अभी आई नहीं है प्रॉपरली पूरी तरीके से, तो इसके बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ऐड ही नहीं है ये। ठीक है, चलो ठीक, तो कन्फ्यूजन आपको यहाँ से दूर हो गया। ऊपर के एलिमेंट हैं जिंक, कैडमियम, मर्करी। एटॉमिक नंबर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के एलिमेंट के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा, है ना। पेनल्टीमेट सेल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल रहा होगा, और ये कन्फ्यूजन भी आपके ऑर्बिटल्स के साथ भी आपको समझ में आ गए होंगे। अभी यहाँ से पूरे इसके ऑब्जर्वेशन को करेंगे कन्फ्यूजन को। तो ये जो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स से बच्चों, यहाँ भी देखो आपको 2 2 2 एंड 2। यहाँ पे 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो कहीं ना कहीं आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। जब हम पेनल्टीमेट सेल की बात करेंगे, तो पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 18। ये देखो 18 यहाँ पे है, यहाँ भी 18 है। मरकरी की बात करेंगे तो यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है। तो पेनल्टीमेट सेल को लेकर क्वेश्चंस बनता है, तो आंसर कितना करना है आपको, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे
प्रेजेंट रहेंगे पेनल्टीमेट शेल में। और इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका n-1 और डी आपका फिक्स हो चुका है 10 क्योंकि लास्ट ग्रुप का एलिमेंट है और आपका यहाँ रहेगा NH2। ठीक है, तो n-1 जो होगा ना, एक वैल्यू आपकी डी के लिए कम हो गई जो आपकी एस के लिए है, सबसेट के लिए हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो जिंक फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जनरल, वो हो जाएगा n-1D10 NH2। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा कि ये जो एलिमेंट आपको डी ब्लॉक एलिमेंट आपको यहाँ पे जो डिफाइन किए जा रहे हैं, इन एलिमेंट्स में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसके बाद का जो आपका फैमिली था, बोरॉन फैमिली की हम लोग स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे थर्ड ए मैंने बोला था और थर्ड बी की सॉरी सेकंड बी के पहले था आपका फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी और थर्ड ए दोनों की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है जिंक फैमिली, है ना। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो यहाँ पे एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस करूँगा जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी है जो जिंक फैमिली फॉलो नहीं करती है आपके अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। जैसे ये आप जैसे हम बात करते हैं जनरली कि डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल बैलेंसी होती है, तो ये जो जिंक फैमिली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बेटा आपके वेरिएबल बैलेंसी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वेरिएबल बैलेंसी को जिंक फैमिली फॉलो नहीं करती है जैसे आपके अदर डी ब्लॉक के एलिमेंट फॉलो करते हैं। पहली चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए, मतलब ये फिक्स्ड बैलेंसी को शो करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मैं बताऊं कि इनके जो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पेयर्ड आपको सब कुछ मिल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाएंगे एस से, बाकी सब कुछ आपको पेयर्ड मिलेगा। तो पेयर्ड मिलेगा तो आपका कहीं ना कहीं ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, मतलब ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, जब ये डायमैग्नेटिक है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कलरलेस होंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो आपके जिंक फैमिली के जो एलिमेंट हैं, जिंक कैडमियम मर्करी के जो एलिमेंट्स आपको जो भी कंपाउंड फॉर्म होंगे वो जनरली कैसे, बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक, वो कैसे बताऊँ, कलरलेस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो वो कलरलेस प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट, हालांकि आपको डी ब्लॉक में कलर आपको देखने को मिलता है बिकॉज वेरिएबल बैलेंसी की वजह से, है ना। यहाँ पे वेरिएबल बैलेंसी होने वाली नहीं, तो डायमैग्नेटिक आपका आने वाला है, कलरलेस होगा, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैक्सिमम रहेंगे। वैसे भी अगर मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बताऊं कि जो जिंक फैमिली के जो एलिमेंट हैं, जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं आपके डी ब्लॉक के अंदर, ये बड़ा सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर आपके डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ही अपने पॉइंट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम, ये तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करेंगे, नेगेटिव नेचर को शो नहीं करेंगे, अच्छे खासी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिफाइन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बैलेंसी को लेके, ध्यान देना। तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा जिंक फैमिली के बारे में। ठीक है, जब बैलेंसी की बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं जिंक फैमिली के, ये डाईवैलेंट, ठीक है, मतलब डाई बैलेंसी आपकी शो करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बच्चों आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। NH2 इलेक्ट्रॉन्स ही आपके रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों डाई बैलेंसी शो करते हैं और आपके जो एलिमेंट हैं ये वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं M से M+2 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके रिलीज हो जाएंगे, वो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिलीज होंगे बेटा, NH2 से इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये आयंस आपको यहाँ पे देखने को M+2 के फेस में देखने को मिलेगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना आयंस का, वो आपको पता है क्या हो जाएगा, n-1D10। और क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये तो आपका रहेगा n-1D10 रहेगा और आपका NH2 होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स NH से चले जाएंगे। तो इस आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन D10 मतलब फुली फिल्ड हो जाएगा। तो दैट्स वाई D10 को आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फुली फिल्ड होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब पेयर्ड हैं, कलरलेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके नेचर को शो कर रहे हैं और वेरिएबल बैलेंसी शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ से आपका निकल के आ गया है। और जो आपको दिख रहा है यहाँ पे n-1D10, इट इज़ एक्चुअली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो उस केस में ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं कर सकता है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब एक डाउट बनता है मरकरी को लेकर, क्योंकि मरकरी अपने थोड़े से बिहेवियर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं क्लियर करूँगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम यहाँ पे हम लेने वाले हैं मरकरी के बारे में, ठीक है। तो मरकरी को आप ध्यान से देखो, ठीक है। जब हम लोग मरकरी के बारे में बात करते हैं तो मरकरी 2 टाइप की सीरीज ऑफ सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है। 2 टाइप की सॉल्ट्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, 2 टाइप के सॉल्ट्स को जनरेट करेगा, ठीक है। जहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एक तो आपका सॉल्ट क्या होगा, मर्क्यूरस, ठीक है, CuROUS, ठीक है। मर्क्यूरस सॉल्ट जनरेट करेगा। अब मर्क्यूरस सॉल्ट जो जनरेट करता है, मतलब हम अस बोल रहे हैं, अस का लोअर बैलेंसी वाली बात करी जा रही है। तो ये जो मरकरी है ना, वो आपके H तरीके से होता है, मर्क्यूरस में Hg2+, इस स्टेट के अंदर आपका ये डिफाइन किया जाएगा। और दूसरे सॉल्ट की बात करते हैं तो वो रहता है आपका मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरिक सॉल्ट आपका सेकंड कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मरकरी के साथ +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस तरीके से आयंस में देखने को आपको मिलेगा। और दोनों के दोनों जो आयंस हैं वो आपकी डाई बैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ से देख सकते हो चाहे यहाँ से देख सकते हो, दोनों के दोनों आपके डाई बैलेंट नेचर को होल्ड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मर्क्यूरस आयन है, क्या आप एक क्वेश्चन बने, क्या मर्क्यूरस आयन को हम इस तरीके से Hg+1 लिख सकते थे, लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मरकरी का जो मर्क्यूरस आयन है वो Hg+1 में आपका, जैसे हम कॉपर की बात करते हैं Cu+1 कर देते हैं, है ना, क्यूपरस बोल देते हैं, Cu+2 क्यूपरे बोल देते हैं। तो मरकरी में हम अगर मैं +1 लिखूँ, यहाँ से भी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे आएगा, 2 × x = +2, तो चार्ज इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x = एक्चुअली मिल रहा है +1, तो +1 तो यहाँ से भी मिल रहा था। बट जो मरकरी है वो आपके Hg+1 की स्टेट में डिफाइन नहीं किया जाता है, मतलब स्टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी मर्क्यूरस के बारे में बात करी जाएगी तो आपको डाई बैलेंसी को ध्यान रखना है। किसको बच्चों, डाई बैलेंसी को, चाहे मर्क्यूरस हो चाहे मर्क्यूरी को, कीप इन माइंड डाई बैलेंसी, है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो भाई यहाँ तो आपका Hg एक ही आपको मर्करी दिख रहा है, तो डाई बैलेंसी नहीं मोनोवैलेंट में आपका आ जाएगा। तो ये आपका होता है यहाँ पे अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स हो गया है कि जो मरकरी है वो Hg2+ की स्टेट में ही आपकी डाई बैलेंसी को शो करेगा, ये आपका यहाँ पे रहेगा स्टेबल। अब एक क्वेश्चन बने कि मर्क्यूरी क्लोराइड को लेके अगर आप ध्यान देखना, अगर मैं कॉपर क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड को लेके बात करता हूँ, मर्क्यूरी क्लोराइड को लेके बात करूँगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या यहाँ पे हम मर्क्यूरस क्लोराइड को HgCl लिख सकता हूँ, क्वेश्चन ये है। जैसे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड की बात करते हैं तो CuCl लिख लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड की, ठीक है। तो ये तो करेक्ट होता है। बट यहाँ पे ध्यान दो कि मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या हम HgCl लिख सकते हैं, नहीं, ये इनकरेक्ट होगा। तो फिर करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आपका वही होगा कि इसमें 2 मरकरी आना चाहिए। तो मतलब Hg के साथ यहाँ पे आपका एक मरकरी और अटैच रहेगा, इधर एक Cl होगा, एक Cl इस मरकरी का अटैच होगा, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख पाऊँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये रहेगा Hg2Cl2। तो दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस क्लोराइड। इस फॉर्म में करेगा एग्जिस्ट, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। यहाँ पे हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान ये देना पड़ेगा यहाँ पे कि इसकी जो जिंक फैमिली की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी एलिमेंट्स की हैं वो लिटिल बिट आपकी डिफरेंट होंगी, है ना, आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम जिंक को लेके एंड कैडमियम। जिंक एंड कैडमियम ये दोनों के दोनों बच्चों रहते हैं आपकी सॉलिड के अंदर। और मरकरी के बारे में आपको पहले से पता होगा कि मरकरी जो Hg है ये तो बच्चों आपका रहता है लिक्विड में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये रहेगा आपके लिक्विड में, बाकी दोनों बेटा रहते हैं आपके सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑब्वियसली है, तो इनका जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहेगा, है ना। तो वो बेटा रहता है यहाँ पे वीक। वो क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है कि N-1 जो D N-1 जो ये आपका ये सेल है, N-1 जो D सेल है, इसके पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी कैसे हैं, पेयर्ड हैं। जब वो ऑलरेडी पेयर्ड हैं तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अवेलेबिलिटी होगी नहीं बॉन्डिंग के लिए। मतलब बाकी अगर आप बॉन्डिंग की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे बेटा फॉर द बॉन्डिंग प्रोसेस। जब बॉन्डिंग प्रोसेस के लिए आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो यहाँ पे आपका जो एक फोर्स होगा
या फिर आपका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं आपका वीक होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो बच्चों रहती है लेस। ठीक है, कैसी रहती है आपकी? लेस रहती है। वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बहुत वीक रहती है। ठीक है, तो तो इसी चीज़ की वजह से जो मरकरी है वो आपका किस फेज में रहता रहता है? लिक्विड स्टेट में। सो दैट्स वाई जो मरकरी है वो रहेगा आपका लिक्विड स्टेट में। तो मरकरी के लिक्विड स्टेट में होने के पीछे जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे जो N-D जो सेल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी सब हैं। तो फिर बाकी यहाँ पे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आपकी वीक लेस हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसी वजह से जो मरकरी है वो आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे समझने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसको भी हम यहीं से रिलेट कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि यहाँ पे जो N-1 जो डी सेल है आपकी, N-1 जो डी सेल है इसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है फॉर द बॉन्डिंग प्रोसेस। तो दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी बच्चों? लो होगी। ठीक है, लेस वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं जब इसके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बहुत लेस है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही बच्चे वोलेटाइल हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब रिएक्टिविटी को शो करते हैं तो ईजिली वोलेटाइल नेचर को भी ये शो करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। या फिर रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर भी जाओगे तो आसानी से ये देखने को मिलेंगे वेपर स्टेट के अंदर। ठीक है, ये ईजिली बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। ठीक है, वेपर्स स्टेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रेडियस को लेके। तो ऑब्वियसली पता है कि लास्ट एलिमेंट है किसी भी पीरियड को लेके, तो यहाँ पे आपका जो साइज होगा वो ऑब्वियसली आपका कैसा लार्ज होगा। ठीक है, और इसके पहले के जो एलिमेंट थे वो कॉइनेज मेटल थे, है ना। तो कॉइनेज मेटल की बात करेंगे तो कॉइनेज मेटल से आपका इनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन एल्कन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उनके कंपैरिजन में इसका आपका एल्कन अर्थ मेटल कंपैरिजन में इसका आपका साइज़ कैसा? छोटा रहता है। कीप इन माइंड, एल्कन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में इसका साइज छोटा होता है, लेकिन कॉइनेज मेटल के रिस्पेक्ट में इसका साइज कैसा होता है? बिगर साइज। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है एल्कन अर्थ मेटल को रिलेट करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल इसे कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूँगा एक जिंक से मरकरी की तरफ अगर आप चल रहे हो तो एक पूरे ग्रुप को लेके यहाँ पे बात करें तो जहाँ पे आपका एटॉमिक रेडियाई हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, एज वेल एज आपकी यहाँ पे डेंसिटी हो गई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जब हम जिंक से मरकरी की तरफ ट्रेवल करेंगे तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चों क्या करती हैं? धीरे धीरे इंक्रीज करती हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है, ग्रेजुअली क्या करेंगे? यहाँ पे आपको देखने को इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, इनके इन वैल्यूज़ के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन नंबर को लेके। तो देखते हैं यहीं पे देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दे रहा, ये मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, है ना। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन मिलता है वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हमेशा हमने रिलेट किया है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको मिल जाता है किसी भी एलिमेंट या आयन का स्टेबल, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बच्चों क्या होगी? ऑब्वियसली आपकी हाई हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन मिलता है वो कैसे मिलता है? स्टेबल। तो देयर सो यहाँ पे रहता है आपका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। क्लियर हो गया? तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आपकी हाई हो रही है तो ये लेस एक्टिविटी को भी शो करते हैं। ठीक है, जब ये आयोनिक फेज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे कि कॉइनेज मेटल के रिस्पेक्ट में इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी आपकी थोड़ी सी लिटिल बिट मोर होती है एज कम्पेयर टू कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल के रिस्पेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी आपकी कैसी होती है? जिंक फैमिली की वो थोड़ी सी आपकी लो हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके पीछे रीज़न आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो आपका रहता है, क्योंकि जिंक एंड कैडमियम की जो हम बात कर रहे हैं तो जिंक और कैडमियम के लिए आपकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, जिंक और कैडमियम के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है
वो आपकी लिटिल बिट पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी लिटिल बिट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉइनेस मेटल्स। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो करेक्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और केमिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो वो आपकी डिक्रीज करेगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा? आपका जिंक सबसे हाईली रिएक्टिव होगा जिंक फैमिली में। और डाउन द ग्रुप अगर आप ट्रेवल करोगे तो मरकरी की रिएक्टिविटी आपकी काफ़ी लेस रहेगी, ठीक है। ओके, और नो डाउट मरकरी आपको नोवल करेक्टर भी शो करता है, नोवल बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो आपका जिंक है, कैडमियम है और जो मरकरी है, ये सारे के सारे एलिमेंट बच्चों अच्छे खासे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे खासे कैसे होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके कलर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये एलिमेंट आपको जो मिलेंगे वो जो मिलते हैं ग्रेइश कलर में, ठीक है, ग्रेइश कलर में आपको देखने को मिलेंगे। एंड मेटल है तो आपकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी तो इसके पास होगी, LUSTROUS, ठीक है। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी आपके होल्ड करते हैं बिकॉज दे आर मेटल, एज वेल एज हैविंग दी मेलेबल नेचर, ठीक है। तो मेलेबल नेचर को भी होल्ड करते हैं। क्या डक्टाइल को भी? यस, तो आपके ये डक्टाइल नेचर को भी होल्ड करते हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की एंड डक्टिलिटी की, तो ये बच्चों डिक्रीज करती है जिंक से अगर आप मूव कर रहे हो कैडमियम की तरफ, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी? एक तो आपकी मेलेबल प्रॉपर्टी, दूसरी आपकी डक्टाइल प्रॉपर्टी, दोनों ही आपकी डिक्रीज करती हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम जिंक टू कैडमियम, ठीक है। तो जिंक से कैडमियम तक अगर आप जा रहे हो तो मेलेबल नेचर डक्टाइल नेचर आपका डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मरकरी को लेके। तो जो मरकरी है उसमें जो हम लेके आते हैं, तो मरकरी बच्चों आपको वैसे भी लिक्विड फेज मिलती है, बाकी दोनों आपको काफ़ी हार्ड आपको पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी में देखने को मिलते हैं मेटल्स। मरकरी तो आपका लिक्विड में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ फिनिश होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो चुकी हैं, आपको समझ में आ चुका होगा पूरा जिंक के बारे में, ठीक है, मरकरी के बारे में, कैडमियम के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिकल नेचर, ठीक है। तो केमिकल नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। तो केमिकल नेचर बच्चों स्टार्ट वहीं से होगा कि भाई रिएक्टिविटी लेते हैं पहले एयर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एयर के साथ रिएक्शन एंड वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। एयर एंड वाटर के रिएक्शन को हम पहले पढ़ेंगे। एयर का मतलब ऑक्सीजन को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है हाईली जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? जिंक। अगर एयर हो चाहे वाटर हो, तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो एयर के साथ और वाटर के साथ बच्चों कैसी होती है? हाई। और आप जिंक से नीचे की तरफ मूव करोगे तो जो लास्ट एलिमेंट आपको मरकरी यहाँ देखने को मिलता है, तो मरकरी की रिएक्टिविटी बच्चों कैसी होगी? आपकी लेस। क्योंकि रिएक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पहले भी अभी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है, जिंक आपका एक एक जिंक के पास एक कोटिंग रहती है, वो कोटिंग आपकी होती है ब्लूइश वाइट प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड। ध्यान देना, जिंक अगर आपके नेचर में अवेलेबल है तो जिंक के ऊपर एक आपकी थिन लेयर, आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी जनरेट होती है और उसका बच्चों कलर होता है ब्लूइश, ठीक है। ध्यान देना, ब्लूइश वाइट प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे आपकी होती है, एक थिन फिल्म आपकी हो जाती है जनरेट, ठीक है। वो भी मॉइस्चर में जो एयर है ना उसके साथ ही आपकी डिफाइन होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिंक के ऊपर अगर जिंक ओपन रखा जाएगा तो आपकी मॉइस्चर की लेयर जनरेट होती है बेटा, कंटेंट जो आपकी ब्लूइश कैसा कलर कैसा ब्लूइश वाइट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें कैडमियम की। तो कैडमियम आपका इतना अफेक्टिव, इतना आपके मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं करता है, रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। और मरकरी तो आपका बिल्कुल रिएक्शन परफॉर्म करेगा ही नहीं, ठीक है। वो हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जिंक को मैं हॉट वाटर के साथ लेके आऊँ, ठीक है, रेड हीट के साथ लेके आऊँ, तो जिंक बच्चों आपका यहाँ पे डिकम्पोज करेगा, स्टीम को डिकम्पोज कर देगा और क्या फॉर्म करेगा वो देखो। जिंक के साथ अगर मैं वाटर लेके आऊँगा, ये वाटर बच्चों आपका रेड हीट है मतलब हॉट वाटर है, तो जिंक इस वाटर को क्या करेगा बच्चों? डिकम्पोज कर देगा और डिकम्पोज करेगा इजिली। और बेटा जिंक आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये Zn O में चेंज हो जाएगा, +2 की स्टेट में चला जाएगा
प्लस जो आपका वाटर मॉलिक्यूल से वहाँ से H2 गैस आपकी हो जाएगी इवॉल्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कैडमियम के बारे में बात करेंगे, क्या कैडमियम भी ऐसे ही करेगा? तो कैडमियम की प्रॉपर्टी लगभग आपकी मैच करती हैं, सेम करती हैं यहाँ पे हॉट वाटर के साथ, बट थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी लेस रहती है इन केस ऑफ कैडमियम। लेकिन मरकरी के साथ कोई सी भी कंडीशन हो, मरकरी के साथ चाहे आपका हॉट वाटर हो चाहे आपका कोल्ड वाटर हो, तो ये किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, मतलब ये स्टीम को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। इसको आपको ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर जो रिएक्शन होगा वो लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म होगा तो आंसर देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपको गिवन है जिंक फैमिली के, वो आपके ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और उस ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला रहेगा बच्चों MO टाइप। ठीक है, इस टाइप के ऑक्साइड आपके फॉर्म करेंगे। मतलब सीधे बोलो कि यहाँ पे जिंक फैमिली के एलिमेंट को अगर बच्चों मैं एयर की प्रेजेंस में अगर हीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको MO टाइप के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे। जहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे जिंक से बच्चों क्या मिलेगा, ZnO टाइप मिलेगा। ठीक है, कैडमियम से बच्चों मिलेगा CdO टाइप मिलेगा, मरकरी से आपको मिलेगा HgO टाइप मिलेगा। और ZnO की बात करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो बच्चों आपको पता है, जिंक मैंने डिस्कस किया था, ये आपकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। CdO की बात करते हैं तो ये बच्चों आपकी बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बेसिक नेचर को होल्ड करता है। और मरकरी के अगर ऑक्साइड की बात करें तो ये भी आपके बेसिक नेचर को ही होल्ड करता है। तो जिंक तो आपको पता है जिंक एम्फोटेरिक, बाकी दोनों के दोनों कैसे आपकी बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ये नेचर आपको समझ में यहाँ तक आना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके जो ऑक्साइड यहाँ पे बन चुके हैं, तीनों के तीनों ऑक्साइड, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे होते हैं बच्चों? इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आप इजीली हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करा के बैठ जाओ। तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे होते हैं बच्चों? अपनी इनसॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगा तो फिर कैसे होगा, ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं ज़रा, और आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ध्यान दो। तो क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को हम लोग HCl के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और HCl से यूज करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ZnCl2 प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करूँ तो जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद NaOH, ये हम लोग बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को। देखो जिंक ZnO जब आपके एसिड सेक्शन कर रहा है तो फिर बच्चों ये एसिड कैसा एसिड है, तो फिर बेस की तरीके से एक्ट करेगा। जब बेटा NaOH कैसा आपका बेस है तो फिर ये किस तरीके से करेगा, एसिड के तरीके से एक्टिवेट करेगा। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना, आपको पता है NaOH के रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से सोडियम जिंकेट आपको मिलेगा। और कैसे मिलता है आपको पता है, एक्वस पार्ट है, तो एक्वस फर्स्ट एक्ट पे ZnO, तो ZnO से बेटा आपका यहाँ पे एक एसिड क्रिएट हो जाएगा। हालांकि ZnOH ट्वाइस, आपको देखो इजी ट्रिक बताता हूँ मैं, आपको याद भी होगा, मैंने डिस्कस भी किया। ZnOH ट्वाइस बन जाएगा। अपन इसको मॉडिफाइड करके कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, H2ZnO2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ से देखो, अगर आप वाटर, मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आप एक्सिस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आप वाटर निकाल सकते हो, बट यहाँ से आप वाटर नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ से वाटर निकालोगे तो दोनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे, एक ऑक्सीजन बाहर, फिर आपका एसिड बचा ही नहीं। तो फिर यहाँ से हम वाटर बाहर निकालते नहीं, यहाँ से हम NaOH को ट्वाइस कर देंगे। तो ट्वाइस करने पे क्या होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गए पॉइंट? ये जो कंपाउंड है ये है बच्चों आपका सोडियम, इट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट का यहाँ से आपका इस सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको जो ZnO है वो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप कर पाओगे। यहाँ पे HCl भी आपको ट्वाइस हो जाएंगे और NaOH भी आपको ट्वाइस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है मरकरी को लेके कि HgO के साथ अगर मैं रिएक्शन परफॉर्म कराता हूँ H2SO4 की। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा डायरेक्ट HeSO4 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस आपको मिलेगा H2O। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो ये आपका +2 की स्टेट में है, वो आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, जो ऑक्साइड्स आपके फॉर्म हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो तो हीट सप्लाई करने पे
जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ऑक्साइड्स का वो आपका क्या होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा ऑक्साइड है बच्चों। एक तो जिंक का ऑक्साइड है ZnO, कैडमियम का है, नेक्स्ट आपका मरकरी का है। तो अगर मैं यहाँ पे हीट डिफाइन करूँ तो हीट के साथ आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा और लेस स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा। तो देखो, हीट सप्लाई करने पे जो आपके जिंक के ऑक्साइड हैं और जो कैडमियम के ऑक्साइड हैं वो जो सब्लाइम कर जाते हैं, मतलब ये दोनों देखो, ये आपके सब्लिमेशन मतलब ये सब्लाइम कर जाते हैं, ध्यान देना। और बाकी जो मरकरी का जो ऑक्साइड है वो बच्चों सब्लाइम नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि बच्चों वो हीट करने पे फटाफट से डिकम्पोज कर जाएगा, ये सब्लाइम नहीं करेगा, ये आपका हीट करने पे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेक होगा मरकरी के अंदर, O2 गैस के अंदर। ठीक है, तो जब हीट, अगर इसके सामने हीट के रेस्पेक्ट में बात करी जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड आपका जो होगा वो बेटा सीक्वेंस आपका डिक्रीज करेगा जिंक ऑक्साइड से मरकरी ऑक्साइड की तरफ, मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला डिकम्पोज कर जा रहा है, हीट के ऊपर वाले सब्लाइम हो रहे हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे एक बार रिएक्शन देख लेते हैं मरकरी की। तो HgO अगर इसको बेटा मैं ले आऊँगा तो यहाँ पे ये सब्लाइम नहीं करता है, इसकी 2 मोल से बेटा ये आपका एक तो मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मरकरी प्लस आपका O2 गैस यहाँ से हो जाएगी एबॉल। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कलर को लेके। तो कलर बेटा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो कलर को लेके यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी आपको ऑक्साइड मिल रहे हैं उनके कलर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट तरीके से आपके डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जिंक ऑक्साइड को लेके, ध्यान देना। जिंक ऑक्साइड का जो कलर है एट रूम टेम्परेचर वो क्या होगा। रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली में तो बच्चों जिंक ऑक्साइड आपका वाइट होता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड आपका वाइट कलर में होता है। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड आपका कैसा वाइट होता है और रूम टेम्परेचर पे आपको ये वाइट में मिल जाएगा, वो तो फिक्स हो चुका है। लेकिन जब इसे आप हीट करोगे, जिंक ऑक्साइड को जैसे आप हीट करोगे तो हीट करने से आपका मतलब रूम टेम्परेचर ऊपर का टेम्परेचर चाहिए आपको, तो फिर उस केस में आपको मिलता है वाइट से येलो कलर, मतलब एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड इज वाइट, हीट करोगे तो येलो के अंदर आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसी जिंक ऑक्साइड को वेरी हाई टेम्परेचर अगर हूँ बच्चों में, वेरी हाई टेम्परेचर मतलब मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, तो वेरी हाई टेम्परेचर अगर आप बात करोगे तो ये जो मेटल है वो बच्चों क्या करेगा, यहाँ से एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड जनरेट करता है, हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन STOICHI स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एट हाइट वेरी हाई टेम्परेचर। तो लेकिन इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है ये आपका मेटल एक्सिस है। ठीक है, मेटल एक्सिस किस टाइप का है, मेटल एक्सिस टाइप का नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात चलते हैं कैडमियम की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कैडमियम। तो कैडमियम का जो कलर है वो किस तरीके से दिखाई देगा वो देखो। जो हम कैडमियम के बारे में बात कर रहे हैं तो कैडमियम का जो ऑक्साइड है मतलब CdO, ये बेटा आप सी से रिलेटेड रखो, इसका इजी ट्रिक है। सी से बेटा क्या है, चॉकलेट ब्राउन कलर है ना। तो रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर बच्चों इसको हम लोग चॉकलेट ब्राउन कलर भी बोलते हैं। इट इज़ ए एक्चुअली चॉकलेट ब्राउन कलर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ये आपको मिलेगा चॉकलेट ब्राउन कलर के अंदर। लेकिन जब इसे हम हीट करेंगे, बहुत सी जगह इसको हम इसको वाइट कलर में भी जनरली बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे इस कंपाउंड को हम हीट करेंगे तो हीट करने से इसमें जो कलर में चेंज होगा वो आपको यहाँ से वाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत खास इफेक्ट होता नहीं है, वो चॉकलेट ब्राउन आपको लिटिल बिट वाइट जैसे ही दिखेगा, वो वहाँ से आपका वाइट में ही आपका मोडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन मर्क्यूरी ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ से आपको 2 टाइप के कलर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मर्करी ऑक्साइड। ध्यान दो, यहाँ से आपको 2 टाइप्स के कलर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा येलो,
ठीक है। और सेकेंड आपको देखने को मिलेगा रेड कलर, येलो एंड रेड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कलर के बारे में बात करी जा रही है वो कलर आपका रहता है जो पार्टिकल के जो साइज़ है ना, जो आपके एटम्स के जो यहाँ पे साइज़ है उन साइज़ की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो मरकरी का जो ऑक्साइड है वो येलो और रेड के अंदर आपका दिखाई देता है। इसका इंटर कन्वर्टिबल आपकी स्टेट रहती है। इसके बाद ये तो आपका यहाँ पे समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जिंक से बनते हैं, कैडमियम और मरकरी से बनेगा तो भी यहाँ पे आप इतनी पूछा जाएगा जितना मैंने बताया, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा परऑक्साइड को लेके। तो जिंक एंड कैडमियम ये दोनों के दोनों परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो ZnO2। नेक्स्ट कैडमियम की बात करते हैं CdO2। तो ये जिंक और कैडमियम ये परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी मरकरी ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि आपको परऑक्साइड कैसे पता चलेगा, अगर इनका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H2O2 देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको परऑक्साइड डिफाइन हो जाता है। या आप हाइड्रोक्साइड के साथ भी कराओगे, है ना, हाइड्रोक्साइड बता सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे H2O2 देखने को मिलता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। रिएक्शन पे अभी देख लेंगे हम लोग, पहले इसको फोकस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या मरकरी ऐसा करता है। तो मरकरी आपके परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, बाकी यही दोनों परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, समझेंगे पॉइंट को। जरा इसकी रिएक्शन में आएंगे नेक्स्ट। तो एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिंक और कैडमियम आसानी से आपके एसिड्स में डिजोल्व हो जाते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, और इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन मरकरी के साथ क्या आपका सेम प्रोसेस होगा, तो मरकरी के साथ आपका एक्शन परफॉर्म भी नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे उसमें। तो पहले एक्शन बात कर लेते हैं जिंक के साथ। तो जिंक के साथ अगर मैं HCl को यूज करूँगा, कैडमियम के साथ मैं HCl यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जिंक के साथ मैं यहाँ पे H2SO4 को यूज करूँगा, कैडमियम के साथ मैं यहाँ पे यूज करूँगा H2SO4, और देखते हैं आंसर। फर्स्ट में आपको मिलेगा ZnCl2 और ये H2 गैस रिलीज करेगा। ये सब के सब जो स्टेप है वो आप ध्यान रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से आपकी वहीं से प्रोसीड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं CdCl2, इवन कौन किसका ऑक्सीडाइज रिड्यूस करता है वो भी यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ से आपका ZnSO4 प्लस आपकी H2 गैस। नेक्स्ट यहाँ से बात करेंगे तो मिलेगा CdSO4 प्लस आपकी H2 गैस। तो लगभग सिमिलर फैशन के अंदर ये रिएक्शंस आपके यहाँ पे परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जिंक जो कैडमियम है, ये दोनों के दोनों आपके डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड एसिड के साथ मतलब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और क्या क्या फॉर्म करते हैं वो देखो। ये आपका थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। तो HCl कवर हो गया, आपका H2SO4 कवर हो गया, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट HNO3। तो अगर आपका जिंक एंड कैडमियम के साथ अगर मैं लेके आता हूँ बच्चों HNO3, तो तब वहाँ पे जो रिएक्शन है इट मे बी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलते हैं वो एक तो N2O मिलता है, NO भी देखने को मिलता है, NO2 भी मिलता है। और आपको अगर पता होगा तो एक मैंने सीक्वेंस लिखाया था जब मैं डिस्कस कर रहा था नाइट्रोजन फैमिली, तो वहाँ पे मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्लियर किया हुआ था कि किस तरीके से ये कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं। और ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, N2 हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, अमोनिया हो गया, ये डिपेंड करता है कॉन्सनट्रेशन ऑफ HNO3। HNO3 कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसके बेस पे डिफरेंट कंपाउंड आपके इस तरीके से हो जाते हैं जनरेट। नाउ कम्स मरकरी। तो मरकरी बेटा डाइल्यूट HNO3 से कॉन्टैक्ट में आता है और फॉर्म करता है मर्क्यूरस नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो यहाँ से मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाता है, मतलब मोर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शंस क्या होगी उस पर ज़रा हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले देंगे मरकरी व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। तो क्या आंसर आपका मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये Hg2NO3 ट्वाइस प्लस जो गैस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से जो मिला है आपको इट इज़ ए मर्क्यूरस नाइट्रेट, दिस इज मर्क्यूरस नाइट्रेट। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, अगर हम मरकरी के साथ फॉलो करेंगे
HNO3 इट इज़ ए कॉन्सनट्रेटेड, तो फिर आंसर आपको मिलेगा Hg के साथ NO3 ट्वाइस प्लस NO2 गैस प्लस मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कंपाउंड आपको मिल रहा है इट इज़ ए मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये आपका रहेगा मर्क्यूरिक और ऊपर वाला रहेगा बच्चों मर्क्यूरस, क्योंकि पता है डाइल्यूट वाला HNO3 है तो इतना हायर ऑक्सीडाइजिंग नेचर को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि डाइल्यूट वाला जो HNO3 होता है वो बच्चों आपके NO गैस को ही रिलीज़ करता है, लेकिन जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वो NO2 गैस को रिलीज़ करते हैं। ये तो आपको आइडिया है, तो NO2 कैसे। बाकी यहाँ से आप ऊपर आपको अस और नीचे से इक मिल रहा है। इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। डाइल्यूट है तो आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलेगा, है ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद। और यहाँ पे मरकरी क्या है बच्चों, जीरो, यहाँ भी क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको समझ में यहाँ पे आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे सामने अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसमें अगर मैं जिंक कैडमियम मरकरी को अगर मैं डालूंगा तो आसानी से बच्चों ये डिजॉल्व हो जाएगी और रिलीज़ करती हैं SO2 गैस। वो आपको पता है, रिएक्शन में लिखता हूँ एम एंड रिएक्ट विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, जिसकी इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, H2SO4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों आंसर मिलेगा आपका एक तो सल्फेट MSO4 मिलेगा, प्लस यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। यू हैव कनेक्ट, अगर आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो SO2 गैस जाती है, प्लस आपका रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इसकी आपकी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, तो इस लेक्चर को बच्चों मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।